साथियों नमस्कार। आखिर क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन? आज के इस सेशन में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह सेशन हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे लेके आए हैं। पॉइंट ये है, आखिर क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन। साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में अन्नदाता एक बार फिर दस्तक दे रहा है। 2 साल पहले किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और आंदोलन खत्म करते समय उन्होंने अपनी जीत का ऐलान किया था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि फिर से एक बार किसान दिल्ली की दहलीज पे दस्तक देने वाले हैं? तो आइए समझते हैं। इस सेशन में हम किसानों का पक्ष समझेंगे, आंदोलन क्यों हो रहा है, आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कौन हैं, आंदोलन क्यों पैदा हुआ, आंदोलन रोकने के लिए सरकार क्यों प्रयास कर रही है, इस आंदोलन के प्रति सरकार का क्या पक्ष है और माननीय न्यायालय का क्या पक्ष है, नैतिक रूप से क्या होना चाहिए। इन सभी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, एक बार फिर देश में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। दरअसल किसानों का संगठन पंजाब से दिल्ली कूच के लिए रवाना हो चुका है। किसानों ने 13 फरवरी मंगलवार के दिन दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है ताकि वह अपने मांगे सरकार के समक्ष रख सकें। देखा जाए तो दिल्ली के बॉर्डर पर कई किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते दिल्ली प्रशासन के द्वारा रविवार के दिन राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 को लागू कर दिया गया, जो कि अगले महीने यानी कि 11 मार्च तक प्रभावित रहेगी। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के चलते बॉर्डर को पुलिस के द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया है। किसान आंदोलन जो यह हो रहा है, इसे किसान आंदोलन 2.0 को लेकर बोला गया है। 2.0 को लेकर के किसानों की मांगे क्या है? किसानों की मांगे आइए एक एक करके समझते हैं। इस आंदोलन में किसानों ने 13 मांगे रखी हैं। किसानों ने अपनी 13 मांगे रखी हैं। पहली मांग है, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। तीसरा है, किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्ज माफ हो। चौथा, 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। पांचवा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। छठा, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। सातवां, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। आठवां, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। नौवां, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए। 10वां, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। 11वां, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। 12वां, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और 13वां है, संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए और प्रभावित किसानों को न्याय मिले। साथियों, यह 13 मांगों को लेकर के जो अभी हमने बात की, इन्हीं 13 मांगों को लेकर के किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत की गई है। इसी को लेकर के किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत की गई है। आइए इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। किसान एमएसपी पर गारंटी, ऋण माफी, मुख्य रूप से किसानों को पेंशन, किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने सहित मांगों को लेकर के आंदोलन पे डटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा मिल करके दिल्ली कूच का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं किसानों को रोकने के लिए हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के पहले दिन मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। किसानों ने शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर आपको बताते चलें कि यह हरियाणा और पंजाब के बीच का प्रमुख बॉर्डर है, जो अंबाला से कनेक्टेड है। तो किसानों ने शंभू बॉर्डर पार करने का प्रयास किया, तो रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए और रबड़ की गोलियां दागनी शुरू कर दी। इस दौरान अंबाला कैंट के डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी और किसान घायल भी हो गए। घटनाक्रम कैसे चला, आइए संक्षिप्त जानकारी इसके बारे में आपको बताते चलें। यूं चला घटनाक्रम। 10 बजे के आसपास किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। इससे पहले दप्पड़ लहरी लालड़ू में चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे के किनारे श्री गुरुद्वारा साहब के बाहर किसान नेता अपने ट्रैक्टरों के साथ एकजुट हो गए। गुरुद्वारा साहब में माथा टेका इन्होंने और लंगर करके दिल्ली के लिए रवाना हुए। 12 बजे के आसपास किसान आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए, जहां हरियाणा पुलिस ने 5 से 6 स्तर की बैरिकेडिंग कर रखी थी। 12 से 2 बजे पुलिस ने किसानों को रुकने के लिए कहा। नहीं मानने पर
पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। ड्रोन का इस्तेमाल करके भी आंसू गैस के गोले फेंके गए। जवाब में किसानों ने भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, वो तो जब पत्थर फेंकेंगे ही, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट आप आंसू के गोले फेंक रहे हैं। और 3 बजे के आसपास पुलिस ने किसानों पर रबर की गोलियां चलानी शुरू कर दी। 4 घंटे में करीब 80 आंसू गैस के गोले दागे गए। 4 बजे के आसपास किसानों ने पहली बैरिकेडिंग हटा दी। सब किसानों ने मिलकर के बैरिकेडिंग ही हटा दी। हालात बेकाबू होने लगे। हालात बेकाबू होते देख करके हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी ने शंभू बॉर्डर पर करीब 18 किसान आंदोलनकारियों को पकड़ लिया। इनमें बुजुर्ग, युवा आंदोलनकारी दोनों शामिल थे। शाम 5 बजे के आसपास पंजाब से लगभग 2500 किसान शंभू बॉर्डर पर डट गए। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तनाव की स्थिति बनी रही। किसान आंदोलन का पहला दिन 12 बजे से टकराव की स्थिति बनी। 12 बजे के आसपास टकराव की स्थिति बनी। 12 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 4 घंटे शंभू बॉर्डर पर बहुत तनाव रहा। काफी जद्दोजहद के बाद किसान आंदोलनकारी पहली बैरिकेडिंग को तोड़ने में कामयाब रहे। किसानों को उग्र होता देख करके हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 4 घंटे में करीब 80 आंसू गैस के गोले दागे गए। मंजर देख करके ऐसा लग रहा था मानो किसान और पुलिस के बीच में कोई जंग चल रही है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने 5 से 6 स्तर की बैरिकेडिंग कर रखी थी। किसानों को यहां से आगे बढ़ने को लेकर के देर शाम तक मशक्कत जारी रही। आंसू गैस के गोले और पथराव में अम्बाला कैंट के डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मी और 3 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान घायल भी हुए। 2500 किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 18 के करीब आंदोलनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी ने शंभू बॉर्डर पर करीब 18 किसान आंदोलनकारियों को पकड़ रहा है। इनमें बुजुर्ग और युवा आंदोलनकारी दोनों शामिल हैं। युवा, बुजुर्ग सहित किसानों का एक बड़ा समूह ट्रैक्टर, ट्राली और अन्य वाहनों में भर करके पंजाब के फतेहगढ़ साहब से सुबह लगभग 10 बजे रवाना हुआ था, जो हरियाणा की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अमृतसर से कई किसान जेसीबी और मिट्टी की बोरियों के साथ दिखाई दिए। किसानों ने कहा कि इसका इस्तेमाल बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किया जाएगा। अभी आपको एक बार पीछे लेके चलते हैं कि पिछली बार जो किसान आंदोलन था, पिछली बार किसान आंदोलन 378 दिन चला था। 2020 में किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन चलाया था। 17 सितंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू किया था। जीके वाले समझते चले, 17 सितंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू किया था। 378 दिनों तक आंदोलन चला था और दावा किया गया था कि इस दौरान 700 किसानों की मौत हुई थी। हालांकि गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद किसानों ने 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। पिछले बार की बात कर रहे हैं। 378 दिन आंदोलन चला था किसानों में। किसानों में इतनी शक्ति है, हमारे अन्नदाताओं में इतनी शक्ति है कि वो 378 दिन क्या लंबे समय तक भी आंदोलन कर सकते हैं, यदि उनकी बातों को अच्छी तरह से समझा नहीं गया तो। भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन हैं, इसके बारे में आपको बताते चले। भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक जी को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इसमें आप किसान विजय सिंह पथिक जी की पिक्चर देख सकते हैं। विजय सिंह पथिक जी उर्फ भूप सिंह गुर्जर, इनका जन्म 27 फरवरी 1882 को और निधन 28 मई 1954 को हुआ था। यह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म बुलंदशहर जिले में, जो उत्तर प्रदेश में है, ग्राम गुठावली कलों के एक गुर्जर परिवार में हुआ था। इसी के साथ आपको बताते चलें, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, भारत का पहला मान्य किसान आंदोलन कौन सा था। वैसे तो किसानों ने बहुत से आंदोलन किए जो कि सामने नहीं आ पाए, लेकिन मान्य किसान आंदोलन जो था वह खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट का पक्ष क्या है। हाईकोर्ट का कहना है कि फोर्स के इस्तेमाल से बचें, लॉ एंड ऑर्डर हाथ से ना निकले। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना दें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को हरियाणा में रोकने के लिए दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से यह देखने को कहा कि प्रदर्शन एक तय जगह पर करवाइए और सभी पक्ष मिलकर के विवादों का हल निकालिए। याचिका में हरियाणा में इंटरनेट पर प्रतिबंध के अलावा रास्तों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता जो था उसने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणतंत्र के स्तंभों पर आधारित है। यह इन तीनों स्तंभों पर आधारित है। अनुच्छेद 13 से लेकर के 40 तक इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि है। मौलिक अधिकार सेंसरशिप के बिना स्वतंत्रता के प्रयोग की अनुमति हमको देते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को रोका है। हरियाणा सरकार ने किसानों को रोका है और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक सड़कों पे कीले और बिजली के तार लगा दिए गए हैं। इस तरह से किसानों को रोकने का प्रयास किया गया है। यह याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में डाली। इसके याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विरोध करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में सहायता करने के अधिकार को बरकरार रखा है। हमारी तो सहायता की जानी चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने सड़कें अवरुद्ध करके हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा, इसके जवाब में हरियाणा सरकार के वकील साहब बोले कि धारा 144 तब से लागू है जब आखिरी विरोध प्रदर्शन हुआ था। तब कुछ आपराधिक मामले आ गए थे, इसलिए हम कानून और व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाना चाहते हैं। किसान निश्चित स्थानों पर विरोध करने के लिए दिल्ली सरकार से अनुमति ले सकते थे। इस जवाब को सुनकर के पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि किसान तो आपके राज्य को पार कर रहे थे। केवल किसानों का मकसद तो सिर्फ हरियाणा को क्रॉस करना था। उन्हें आने जाने का अधिकार तो है ही। आपने सीमा क्यों रोक दी? आप परेशान क्यों हैं? क्या वे हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं? किसान तो दिल्ली जाना चाहते हैं ना। आप सड़कें क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं? इस पर हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली से 5 किलोमीटर पहले इकट्ठा होने का आह्वान किया गया है। उन्होंने वहां हथियारों के साथ ट्रैक्टरों को संशोधित किया है, इसलिए हम कानून और व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। कानून और व्यवस्था का हवाला दिया मुख्य रूप से। इसके बाद पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि मुद्दा यह है कि वे विरोध प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब में इकट्ठा होने के लिए नहीं। पंजाब में तो कोई सीलिंग नहीं कर रहे हैं। यदि वे शांतिपूर्ण विरोध के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम इसकी अनुमति दे देते हैं और भीड़ नियंत्रण आदि के लिए व्यवस्था कर देते हैं। पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि किसान की मांगें वास्तविक हैं, उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पंजाब को कोई इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि पंजाब में तो कोई विरोध प्रदर्शन हो नहीं रहा है। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से जनता को असुविधा में डाल रहे हैं आंदोलनकारी। फिर आखिर में हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय कर दी। गुरुवार को हाईकोर्ट इस पर निर्णय देगी। यह तो रहा कोर्ट का पक्ष और याचिका का पक्ष। पिछली बार से कितना अलग है किसान आंदोलन, आइए इसके बारे में जानते हैं और एमएसपी कानून की मांग के पीछे का सच क्या है। मुख्य विषय पर आते हैं। किसान आंदोलन 2.0 में किसानों की मांग क्या है, पिछली मांग से कितनी अलग है, एमएसपी का पूरा तिया पांचा क्या है और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों में क्या था जिसको आधार बना करके यह आंदोलन किया जा रहा है। 12 फरवरी की शाम को 3 केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत के लिए किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मिले भी थे चंडीगढ़ में। हालांकि किसान नेताओं और सरकार के बीच में इस बैठक में कुछ खास निकला नहीं, कोई आम सहमति नहीं बन पाई। इसीलिए तो यह तय था कि मंगलवार को 13 फरवरी को किसान दिल्ली की सीमा में घुसेंगे। मगर 2020-21 का किसान आंदोलन 2020-21 का जो किसान आंदोलन था उससे यह आंदोलन कितना अलग है और नेतृत्व के लिहाज से कितना अलग है, इसके बारे में जानते हैं। किसान आंदोलन 2.0 में नया क्या है। पिछले आंदोलन की बड़ी जीत ये थी कि किसानों के दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 3 कृषि कानून वापस ले लिया था और कई दौर की बैठकें हुई थी। किसानों के प्रतिनिधि नेता लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे थे। मांगे क्या थी पिछली बार? इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी भी राज्य या केंद्र की एजेंसी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ, तो आंदोलन संबंधी सभी मामले वापस ले लिए जाए। आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी आंदोलनकारी किसानों के परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाए। पराली जलाने के मामले में किसानों पर कोई आपराधिक दायित्व तो नहीं होना चाहिए, उन पर केस नहीं होना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उस पर चर्चा के लिए एक समिति गठित किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को इस समिति में जोड़ा जाए
और देश में एमएसपी और उसकी खरीद पर चल रही नीति यथावत जारी रहे। मोदी सरकार ने इस पर कुछ वादे किए थे। जब आंदोलन खत्म हुआ ना, तो मोदी सरकार ने वादे किए थे। वो वादे हैं, केंद्र सरकार ने आंदोलन से जुड़े और पराली जलाने पर दर्ज सभी मामलों को वापस लेने पर अपनी सहमति जताई थी। प्रदर्शनकारी किसानों के मुताबिक सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि एमएसपी के एक नए ढांचे पे काम करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, सरकार ने यह वादा किया था कि एमएसपी के एक नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति में राज्य केंद्र के अधिकारी और कृषि विशेषज्ञों के अलावा किसान पक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब की तर्ज पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें भी मृतक किसानों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और एक नौकरी देने पर सहमति जताई थी। अंततः 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने तीनों किसान कानून वापस लेने की घोषणा करी। लोकसभा और राज्यसभा ने 29 नवंबर के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून निरस्तीकरण विधेयक पारित कर दिया था। कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था और संकेत हुआ कि किसानों और सरकार के बीच में एक समझ पैदा हुई, एक तरह का समझौता हुआ, जो कि बहुत आवश्यक है। मगर अब किसान संगठन यह कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसीलिए किसान फिर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि यह आंदोलन क्यों हो रहा है, किसान क्यों दोबारा आंदोलन शुरू कर चुके हैं। बीबीसी की बातचीत में किसान नेता जगजीत सिंह इल्लेवाल का कहना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। जो वादे किए गए थे वो पूरे ही नहीं किए गए, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का वचन हो या फिर पिछले आंदोलन के वक्त किसानों पर किए गए मुकदमों को वापस लेने का वादा। किसान आंदोलन को करीब से कवर कर रहे कुछ जानकार और पत्रकारों ने भी कहा है कि किसान संगठन सरकार पर पिछले वादों को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आंदोलन करना किसान संगठनों का एक रणनीतिक कदम माना जाता है। अभी आपके दिमाग में यह बातें समझ में आ गई होंगी। मुख्य रूप से यह बताना चाहेंगे कि ये एमएसपी के बारे में जो चर्चा चल रही है, ये एमएसपी क्या है और स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है जिसको आधार बनाया गया है। एक्चुअल में स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है 18 नवंबर 2004 को कृषि वैज्ञानिक और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे देश में किसानों की हालात सुधारने के रास्ते खोजने थे। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 2006 में कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी, जिसे अभी तक किसान प्रदर्शनों में लागू करने की बात की जाती है। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे 1.5 गुना कीमत पर खरीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे। इससे किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की इनपुट लागत और भूमि पर किराया, जिसे C2 कहा जाता है, शामिल किया गया। इसके अलावा कमेटी ने मुख्यतः किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म, सिंचाई, प्रोडक्शन क्रेडिट और बीमा, फूड सिक्योरिटी से संबंधित कुछ सिफारिशें भी की थी, जिसे डिटेल्स में किसी अन्य सेशन में बताएंगे। अभी आपको बताएं कि स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी निकाली कैसे जाती है। एमएसपी निकाली कैसे जाती है? एक्चुअली C2 प्लस C2 का 50%। अब ये C2 क्या है? एमएसपी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला जो होता है, एमएसपी इज इक्वल टू C2 प्लस C2 का 50%। ये C2 क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। C2 माने पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया। इस फार्मूले का मकसद है कि किसानों को 50% रिटर्न मिल जाए। अभी अनुमानित लागत, जैसे हम कोई भी खेती करते हैं, सब्जी की खेती करिए, सब्जी की खेती में बीज आप लाएंगे, बीज के साथ आप खेत की गुड़ाई करेंगे, खेत की सिंचाई करेंगे, लेबर चार्जेस लगेंगे और उस पर्टिकुलर समय में उस भूमि का किराया कितना होता है वह लगेगा। एक उद्योग की तरह इसको कैलकुलेट करिए, तो जो भी लागत आती है वह और उसके साथ उस लागत का 50%, सपोज 1000 रुपीज लागत आती है। मान लीजिए कि खेती करने में हमको बीज लाने में, गुड़ाई करने में, सिंचाई करने में, कटाई करने में और लेबर चार्जेस में 1000 का कॉस्ट आता है। तो 1000 प्लस 1000 का 50% अर्थात 500 रुपया, यह जोड़ करके 1500 रुपया उसकी एमएसपी तय की जाए। उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी सब्जी पैदा हुई,
कितना पैदावार हुआ, उस पैदावार की वैल्यू इस तरह से निर्धारित की जाए जो पूरे देश में लागू हो। एमएसपी क्या है इसके बारे में डिटेल्स में समझिए। देश के किसान साल भर मौसम के हिसाब से फसल उगाते हैं। खरीफ सीजन में धान, चावल और रबी में गेहूं, इस उपज को किसान बाजार में बेचते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर किसी मौसम में बम्पर पैदावार हो जाती है या किसी खास प्रोडक्ट की अंतर्राष्ट्रीय कीमत ही कम हो जाती है तो बाजार कीमतें किसानों को पर्याप्त मजदूरी देने के लिए कम पड़ जाती हैं। वास्तव में आपने देखा होगा कि डिमांड सप्लाई रूल चालू हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। जब गेहूं पैदा होता है तो गेहूं का दाम कम हो जाता है, जब आलू पैदा होता है तो आलू का दाम कम हो जाता है, जब चावल पैदा होता है तो चावल का दाम कम हो जाता है। अरे मुनाफा तो छोड़िए जनाब, भारत के किसानों के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है और व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से किसान खेती छोड़ देते हैं। तो ये किसका नुकसान है आप ही बताएं? ये देश का नुकसान है। व्यापक तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ऐसी स्थिति से बचने का जो तरीका है वह एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर बाजार में दाम गिर भी जाए तो सरकार किसानों से एक न्यूनतम दाम पर फसल को खरीदे, यही उस फसल के लिए एमएसपी है। हर सीजन के दौरान सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान वर्तमान समय में भी करती है। किसानों का आंदोलन इसी पर है और यह बात बिल्कुल जायज है, बस तरीका गलत है। जिस तरीके को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन करें, सरकार को इनकी मांगों को मानना होगा, एमएसपी तो लागू करना ही होगा। यह गांधी जी का देश है जहां शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी बात को मनवाया जा सकता है। यह उदाहरण हमारे राष्ट्रपिता बापू ने दिया है। आगे चलते हैं। अभी आपको यह बताते हैं कि कौन कौन सी फसलों पर मिलता है एमएसपी। आपके दिमाग में यह बात आई होगी ना, वो कौन सी फसलें हैं जिन पे हमको एमएसपी मिलता है। देखिए 7 तरह के अनाज होते हैं जिस पे एमएसपी मिलता है। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, रागी और जौ। धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 तरह की दाल होती हैं, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। 7 तिलहनें होती हैं, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगर सीड। 4 व्यावसायिक फसलें हैं, कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट। एमएसपी से बाजार की कीमतों को भी एक आधार मिल जाता है और ये सुनिश्चित हो सकता है किसानों को एक निश्चित पारिश्रमिक तो मिले ही, ताकि उनकी खेती की लागत कम हो सके। किस फसल के लिए एमएसपी कितना होगा और तय कौन करेगा? केंद्र सरकार वही तय भी करेगी और घोषणा भी करेगी। हालांकि सरकार के इस फैसले में कृषि लागत और मूल्य आयोग, अंग्रेजी में इसे CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं, ये संस्था देश के कृषि मंत्रालय के तहत आती है और CACP किस आधार पर सिफारिश करता है इसके बारे में बताते हैं। किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर, उत्पादन की लागत के आधार पर, बाजार मूल्य के रुझान के आधार पर जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकते हैं, अंतर फसल मूल्य क्षमता के आधार पर, माने इनपुट और आउटपुट की कीमतों का अनुपात लगा करके, उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी का असर क्या पड़ेगा। किसान अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों GPC पर बेच सकते हैं। अगर सरकार जो कीमत दे रही है बाजार में उससे ज्यादा मिल रहा है तो किसान अपनी उपज खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। किसानी का बाजार खरीदारी का बाजार है। चूंकि लगभग सभी फसलों की कटाई और बिक्री थोक में होती है, इससे सप्लाई अचानक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति से बेचने वालों की तुलना में खरीदने वालों के पक्ष में आ जाती है। मतलब यह है कि किसान मूल्य तय नहीं कर पाता है। बाजार के तिगड़म से जो मूल्य तय होते हैं उसी पर उपज बेचनी पड़ जाती है। उनके पास ज्यादातर उद्योगों की तरह अपनी उपज का दाम तय करने या MRP, अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने का प्रिविलेज नहीं है। हालांकि एमएसपी पर अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है। एक धड़ा एमएसपी के विरोध में है। उसका मानना है कि किसानों को समर्थन के बजाय आय देना बेहतर होगा, माने सालाना उनकी बैंक खातों में एक निश्चित राशि दे दी जाए और वो अपना काम करते रहें। लेकिन दूसरा धड़ा पूछता है कि अगर सभी को इतने पैसे दिए जाएंगे तो कृषि में प्रोत्साहन कैसे पैदा होगा। सबको मालूम चल जाएगा कि मुझे तो पैसा मिल रहा है तो वो काम ही क्यों करेगा। ये खेत में ज्यादा संसाधन, समय और प्रयास करने वालों के साथ अन्याय होगा। दूसरे पक्ष का कहना है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूरी है। अगर किसानों को एमएसपी का आश्वासन दे दिया जाए तो वो चावल, गेहूं, गन्ने की तुलना में दाल, बाजरा और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर कम पानी वाली फसलें भी उगाएंगे। अब सवाल है कि एमएसपी
कैसे गारंटी किया जा सकता है? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि खरीदारों को एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए फोर्स किया जाए। मसलन कानून कहता है कि गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों की तरफ से खरीद के 14 दिन के अंदर उचित और लाभकारी या राज्य सराहित मूल्य मिलेगा। लेकिन ये व्यावहारिक नजरिए से मुश्किल लगता है। हो सकता है एमएसपी देने के डर से फसल खरीदी ही ना जाए, खरीदेगा ही नहीं कोई जब एमएसपी देनी होगी तो। दूसरा तरीका यह है कि सरकार ही किसानों की पूरी फसल खरीद ले, मगर यह भी वित्तीय लिहाज से टिकाऊ प्लान नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है। कहाँ रखेंगे इतना ढेर सारा? इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में एक तीसरे तरीके का भी जिक्र किया गया है, मूल्य कमी भुगतान, पीडीपी। इसमें सरकार को किसी भी फसल को खरीदने या स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। बस अगर बाजार मूल्य और एमएसपी से कम है तो सरकार सुनिश्चित कर दे किसानों को इन दोनों के बीच का अंतर मिल जाए। सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के जरिए पीडीपी को आजमाया गया था, लेकिन देश के स्तर पर लागू किया जाए तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से इसमें भी खामियां निकल जाएंगी। इसीलिए किसी भी सरकार ने दमखम के साथ एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। किसानों का हालिया प्रदर्शन इस मांग को कहां तक दर्ज करवा पाता है और किस तरह से प्रभावी रूप से अपनी छाप छोड़ पाता है। क्या एमएसपी पे कानून लागू हो पाएगा? क्या किसानों की, अन्नदाताओं की जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? क्या संविधान इसमें किस तरह से सपोर्ट करता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कब होता है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हस्तक्षेप क्या होता है? एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति के बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं। वह 2024 चुनाव के पहले किसानों का यह आंदोलन नहीं होने देंगे, किसानों के आंदोलन को संभाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान भी इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री जी हमारी बातों को मानेंगे, इसीलिए यह आंदोलन हो रहा है। आने वाले समय में परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा हमारा मानना है कि सरकार, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं किसानों के बीच में एक अच्छी सहमति होगी और इस पॉइंट पे सहमति होगी जिससे सरकार भी ठीक ठाक रहेगी, कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगी और किसानों के फायदे तो निश्चित रूप से होने ही होने हैं। बस एक ही चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आंदोलन हिंसक ना हो। यह हिंसक आंदोलन होते ही स्थिति भयावह हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि आंदोलन जैसे ही हिंसक होगा पुलिस बल को शक्ति का प्रयोग करना होगा और जैसे ही पुलिस शक्ति का प्रयोग करेगी किसान भी उत्तेजित हो जाएंगे और स्थिति खतरनाक हो जाएगी। इस स्थिति में फिर सेना का प्रयोग करना पड़ेगा शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए। इस स्थिति में हम ना पहुंचे, यह प्रयास किसानों को करना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात पहुंचानी होगी। बातें मानी जाएंगी, किस हद तक मानी जाएंगी यह तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर करेगा, परंतु मानी जाएगी यह निश्चित है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।